हेलो फ्रेंड्स, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में आई क्यू अड्डा एंड इजी लर्निंग पर। आज मैं पॉलिटी के एमसीक्यू टेस्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं या उसकी प्रिपरेशन करें, ये टेस्ट सीरीज को आप अटेंड कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज खास करके मैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीचर्स टीजीटी और पीजीटी को फोकस करके फिलहाल बना रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैं करके रेलवे, एसएससी या पब्लिक सर्विस कमीशंस के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाता जाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिएगा, समय समय पर खुद के गर्म पानी पीते रहिएगा और सैनिटाइज करते रहिएगा, मतलब हैंड सैनिटाइज। ठीक है, तो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आपके इस अड्डे पर मतलब आईक्यू अड्डे पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया था। इस पार्ट से मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य और सरकार का मूल आधार स्तंभ है। मतलब राज्य और सरकार, राज्य के स्टेट, स्टेट इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक कंट्री। ठीक है, अब उसके सरकार का मूल आधार क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 है लोक प्रभु सत्ता और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आधुनिक बात करें, राज्य और सरकार का बात करें तो आधुनिक विचारधारा क्या होता है? आधुनिक विचारधारा में एक तरह से कहिए तो गर्मपंथी नरमपंथी दोनों है। व्यवहारवादी है, थोड़ा सा उग्र रहते विचारधारा लेकर चलते हैं, और आधुनिक में वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों का जांच किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आधुनिक आधुनिक में क्या होता है कि लोग अपने व्यवहार पर काम करते हैं। सामने वाला थप्पड़ मारो तो मैं भी थप्पड़ मार दूंगा। लेकिन ऑप्शन 2 ध्यान से देखिए, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है, मतलब वो आदर्श पर बात करेगा, नैतिक पर बात करेगा, है ना, परंपरावादी पर बात करेगा, मोरालिटी पर फोकस देता है, सबको एक साथ लेकर चलता है, प्राकृतिक अधिकार जो नेचुरल राइट है हमारा उस पर फोकस करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण पर राज्य सरकार फोकस करती है, मतलब आदर्शवादी राज्य का। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत बोला जाता है राम राज्य का निर्माण करना, है ना, मतलब एक आदर्श समाज का निर्माण करना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 कहता है, किसके अनुसार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा गया है? मतलब किसने डिफाइन किया है कि आज की जो राजनीतिक विज्ञान है या राजनीतिक व्यवस्था है एक पावर पर चलती है। यदि आपके पास शक्ति है तो आप अपने देश का विकास कर सकते हैं, अन्यथा किसी कोई आपको दबा देगा। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड बहुत सारे अफ्रीकन एशियन कंट्री को कॉलोनी उपनिवेशवाद में बना के रखा था। तो इसका ऑप्शन है डेविड ईस्टन, कैटलीन, पिनॉक स्मिथ। पिनॉक का स्पेलिंग गलत है थोड़ा सा। फोर्थ है आस्तु। देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर से आस्तु कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आधुनिक नहीं है। ठीक है, अब बचा 3 ऑप्शन, डी कैंसिल हो गया। अब बचा 3 ऑप्शन, डेविड ईस्टन, पिनॉक स्मिथ। देखिए, डेविड ईस्टन शक्ति पर ज्यादा बल नहीं देते हैं, तो इनका भी ये आंसर कैंसिल हो गया। अब बचा ऑप्शन बी और सी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन होगा आंसर बी, कैटलीन। ठीक है, ये याद देखिए, आप स्टडी करते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, आपको रिमेंबर हो जाएगा जब क्वेश्चंस आप लगाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है आधुनिक राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति किस आंदोलन का परिणाम है? देखिए, ये क्वेश्चंस रिपीट होता है और इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्म है। आधुनिक मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग, जिसको तीसरी दुनिया कहा गया। आज तो 21st सेंचुरी में हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो हम लोग मशीन एज में जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहली बात, इसका आधुनिक है तो सबसे पहले आदर्शवाद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये परंपरागत जाएगा। जागरूक आंदोलन, ऐसा कोई आंदोलन आता ही नहीं है। जागरूक मीन आप मतलब जागे हुए हैं, अपने काम के लिए एक्टिव है। वो उस समय भी था, अभी भी था और
फ्यूचर में भी रहेगा। फर्क है कि उसके विचारधाराएं करने के तरीके अलग हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं जा रहा है, दोनों कैसे। अब बता, व्यवहारवादी समाजवादी। समाजवादी आंदोलन शुरू से चलता आ रहा है, समाज का निर्माण करना, सामाजिक व्यवस्था बनाना, वो तो पहले से भी चलता रहा है। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है आधुनिक, और आधुनिक मतलब आज का युग 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी, और इसी समय व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। तो इसको कहेंगे ऑप्शन 2 व्यवहारवादी आंदोलन। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आधुनिक के अंतर्गत ऑप्शन में यदि उत्तर व्यवहारवाद भी यदि दे देगा तो उसको हम उत्तर व्यवहारवाद लगाएंगे, व्यवहारवाद नहीं लगाएंगे। यदि नहीं दिया रहेगा तब व्यवहारवाद को लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदलीय सम्मेलन। ये आधुनिक इतिहास का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट आ जाता है, और ये पॉलिटी का पार्ट ही है। हमारे संविधान निर्माण से संबंधित ये सारे चीजें, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन एक है 1929, इसके ऑप्शन और कहाँ गया, अच्छा दूसरे पेज में। ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1932, ऑप्शन डी है 1919, ऑप्शन ई है 1946। देखिए इसका एक ही जवाब है, सिंपल सा छोटा सा जवाब होगा। 1919 में क्या हुआ था आपको याद होगा, सॉरी 1929 में, 1929 में कुछ ऐसा हुआ था, यस, पूर्ण स्वराज की संकल्पना दी गई थी। ये तो नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ये कैंसिल, इसमें तो पूर्ण स्वराज की संकल्पना दी गई थी। ऑप्शन डी अभी छोड़ते हैं। अब आते हैं हम ऑप्शन सी में, 32 में क्या हुआ था, कोई बताएंगे। ये देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था, ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय से संबंधित है 1932, तो ये भी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैंसिल हुआ। 1919 में क्या हुआ था आप बताइएगा कमेंट, 1919 में क्या होता, 1946 में क्या होता, 1946 में क्या हुआ था ये भी आप कमेंट में बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है 1919 1946 का। अब एक ऑप्शन बच गया ऑप्शन बी, मतलब 1928। 1928 कहने मतलब सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता रहूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त घोषणा किससे संबंधित है। अब ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है, मतलब पॉलिटी से है, ठीक है। अगस्त घोषणा किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मॉन्टेक्यू। मॉन्टेक्यू का स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, काम से मतलब रखना है हमें, कंटेंट से मतलब रखना है फिलहाल। ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। देखिए सबसे पहली बात, ये तो महात्मा गांधी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, अगस्त घोषणा में महात्मा गांधी का रोल नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जी का भी रोल नहीं है इसमें, ठीक है, जहां तक मुझे याद है मोहम्मद अली जिन्ना का रोल इसमें नहीं था। इन्होंने अपना एक अलग पार्टी का बात किया था, है ना, अलग निर्वाचन क्षेत्र का बात किया था, वो आपको पता होगा। अब बच गया ऑप्शन ए और बी, ए और बी में कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर मुझे जहां तक याद है ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू है, और ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ लॉर्ड मॉन्टेग्यू ही होगा। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगी को का संबंध किससे है, ठीक है। देखिए लॉर्ड लिनलिथगी का संबंध जाएगा आपका, इसका संबंध जाएगा आपका अगस्त संकल्पना से, अगस्त घोषणा से नहीं जाएगा, इसका संबंध जाएगा अगस्त संकल्पना में। लॉर्ड लिनलिथगो यदि आएगा तो अगस्त संकल्पना से आएगा, और यदि लॉर्ड मॉन्टेक्यू आएगा तो अगस्त घोषणा से आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी का संबंध किससे जाएगा, सॉरी वेट, मैंने अभी बताया लॉर्ड लिनलिथगो, इसका संबंध अगस्त प्रस्ताव से जाएगा, अगस्त प्रस्ताव, नॉट अगस्त संकल्प, थोड़ा सा भूल रहा था मैं, सडनली याद आया। इसका संबंध जाएगा अगस्त प्रस्ताव से। अगस्त संकल्पना का संबंध किससे जाएगा, ये जाएगा महात्मा गांधी से, अगस्त संकल्पना महात्मा गांधी से जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कभी कभी जोश जोश में भूल जाता हूं मैं कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आधुनिक राजनीति विज्ञान को विकसित की करने में, सॉरी क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन होगा आधुनिक राजनीति विज्ञान को विकसित करने में किस विद्वान की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है।
आधुनिक, ये व्यवहारवाद वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरियम लॉसवेल, ऑप्शन बी है आमंड, ऑप्शन सी है डेविड ईस्टन और ऑप्शन डी है ए, बी और सी तीनों। तो इसका आंसर होगा, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, तीनों आधुनिक राजनीति विचारक हैं, ये तीनों आधुनिक राजनीति विचारक हैं, ठीक है। और इन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान को एक प्रैक्टिकल करके चेक करने के लिए, संबंध बताने के लिए इन्होंने अध्ययन किया और अपना विचारधारा सिद्धांत दिया है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन तीनों, मेरियम लॉसवेल, आमंड एंड डेविड ईस्टन, तीनों आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली कहाँ का निवासी था? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हिस्ट्री वाले एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ। जब मैं कौटिल्य के बारे में पढ़ा था, उसको कौटिल्य को भारत का मैकियावेली बोला जाता है ना, मौर्य पीरियड के चैप्टर जब मैं एमसीक्यूज करवा रहा था उस समय। तो इसमें भी आया मैकियावेली कहाँ का निवासी। मैकियावेली का बहुत फेमस पुस्तक है द प्रिंस, याद रखिएगा, बहुत बार पूछ देता है मैच द फॉलोइंग में, खास करके यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा यूनान, रोम, इटली, चीन। सबसे पहले बताओ चीन को हटाइए, ये होगा नहीं। रोम को, यूनान को भी हटा दीजिए क्योंकि मैकियावेली उसमें, अब बच्चा रोम और इटली दोनों एक ही जगह से संबंध रखते, तो इसका आंसर होगा इटली। मैकियावेली इटली में जन्म लिया था। जब ये जन्म लिया था उसमें इटली में बहुत राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल चल रहा था, लोग आपस में ही लड़े रहे थे, विचारधाराएं, चर्च और व्यापारिक वर्ग में आपस में लड़ाई चल रहे थे, एक तरह से गृह युद्ध की तरह, शीत युद्ध की तरह उसमें इटली में चल रहा था। उसी समय नसीब से मैकियावेली का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 18, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी दृश्यात्मक, ऑप्शन सी है गव्यात्मक, गव्यात्मक में ब आधा ब होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा वर्णात्मक, सीधा सीधा आंसर है वर्णात्मक। देखिए क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कहता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस पद्धति पर आधारित है? परंपरागत, देखिए दृश्यात्मक तो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सब कोई रखता है, गम्यात्मक तो होगा नहीं, या आधुनिक पर फोकस करता है, ठीक है, करके देखना है। मतलब परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में कहा था व्हाट और टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, एक आदर्श इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और आधुनिक मतलब व्यवहारवाद में बोलता है कि व्हाट इज, क्या है, मतलब क्या है उसको हम प्रैक्टिकल एकदम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जांच करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। डी तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप कैसा है? मतलब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम था उसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास आदर्शवादी, ऑप्शन 2 है दार्शनिक, ऑप्शन सी है नैतिक, ऑप्शन 4 है ए, बी और सी तीनों, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन एफ है ए और बी। अच्छा खासा ऑप्शन टाइप हो गया इसमें। चलिए इसका बताइए, देखिए मैंने पहले भी बताया था परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, वो लोग आदर्शवाद पर फोकस करते हैं, मोरालिटी पर फोकस करते हैं, मोरल वैल्यूज पर फोकस करते थे। नैतिक वही मोरल हो गया। दार्शनिक मतलब पहले वाले लोग, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, दुनिया 2 महायुद्धों से गुजर चुका, अभी तीसरा का कंडीशन बन रहा है, अभी पूरे हिंद महासागर में अभी पूरा चल रहा है, सारे बड़े बड़े कंट्री अपने सेना उतार दी है, वहां पर अभ्यास चल रहा है, सैन्य अभ्यास चल रहा है, पता नहीं क्या होगा ये 2020 में, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे तो कहा जा रहा दुनिया एक नया शीत युद्ध में के राह पर चल चुका है, और इसमें प्रतिद्वंदी इस बार चाइना और अमेरिका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी चल रहा है, ये कोरोना वायरस के कारण, ठीक है। एनीवे मैं कहाँ चला गया, ट्रैक चेंज हो जाता है बोलते बोलते, समझाते समझाते। आता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा तीनों, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा तीनों, मतलब ऑप्शन डी, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है?
मतलब कौन कहते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का स्टडी ही था और कुछ नहीं था। मतलब ना राज्य का स्टडी था ना किसी अन्य संस्था का अंडरस्टैंड, ये गवर्नमेंट का एक पार्टी, एक बॉडी जो राज्य को चलाती है, राज्य की व्यवस्था को बैलेंस करके रखती है, तो वो कौन है, इसका अध्ययन सिर्फ ये बात किसने कहा था। तो ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन अलग है, पहले पॉइंट दिया हुआ, पहले पॉइंट में सीले ने कहा, दूसरे पॉइंट में मेरियम ने कहा, तीसरे पॉइंट में डीमॉक ने कहा है। तो इसका आंसर अब ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए में है ए 1 और 3, ऑप्शन 2 में है 2 और 3, ऑप्शन 3 में है 1 और 2, ऑप्शन 4 में है 1, 2 और 3 तीनों। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जाएगा 1 और 2, डीमॉक नहीं थे। यस, डीमॉक नहीं थे इसमें, डीमॉक को हटा दीजिए। ठीक है, तो सीले और मेरियम, तो ऑप्शन आपका जा रहा है 1 और 2 किस में है, सी में। यस, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, आज भी 10 क्वेश्चन थे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस मारिए, डेली 10-10 क्वेश्चंस यदि आप मारते जाएंगे तो आपको महीना भर में अच्छे खासे रिमेंबर हो जाएंगे। मैं पीछे से एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं बीच में, मैं भी उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके बनते जाते हैं, और उसी पॉइंट से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बना सकते हैं आप। ऐसे तो मैं तो टेस्ट सीरीज लगाता रहूँगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसमें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं सबसे शेयर करिएगा। और खास बात, इस चैनल को ग्रोथ करने में, आगे बढ़ाने में आपका मदद चाहिए मुझे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे इस चैनल का नाम है IQ अड्डा, ये आपका ही चैनल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक खास बात जाते जाते बोल रहा हूँ, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।